क्या बकवास है ये? सुबह सुबह मेरे घर के सामने ये तमाशा किसने लगाया है? युवराज, मेरे बच्चे, मेरे लाल। वहीं रुको माँ, आगे मत बढ़ना। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर इस तरह घुसने की? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? भैया, कल हम आए तो भाभी जी ने हमें भगा दिया। कहा आप घर पर नहीं है। हम रात भर भूखे प्यासे सड़क पर पड़े रहे। आप इतने बदल गए कैसे भैया? तुम लोगों का मुझसे अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। सीधे सीधे बताओ, यहाँ क्यों आए हो? बेटा, तेरी छोटी बहन पायल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले भले हैं, लेकिन शादी के खर्च और लेन देन के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। तू बड़ा भाई है, अपनी बहन का घर बसा दे, हमारी मदद कर दे। 10 लाख रुपए? माँ, होश में तो हो तुम? अरे मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप करोड़ों का कारोबार करते हैं, इतना बड़ा बंगला, इतनी गाड़ियां, और अपनी सगी बहन की शादी के लिए आपके पास पैसे नहीं है? हाँ, नहीं है मेरे पास पैसे। मेरी पत्नी पेट से है, 1-2 महीने में उसकी डिलीवरी होने वाली है। अगर मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा तो अपने बीवी बच्चे को कैसे देखूंगा? आज तुम लोगों को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर चले आए। बेटा, क्या इसीलिए हमने तुझे पाला था कि तू अपनी ही माँ बहन को पराया कर दे? अरे ओ बढ़िया, ज्यादा इमोशनल डायलॉग मत मार। जीजा जी ने साफ कह दिया ना, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलती हो या पुलिस बुलाकर अंदर करवा दे। सही कहा रोहन, इन गांव वालों की आदत होती है, जब देखो मुफ्त के पैसे ऐंठने आ जाते हैं। ननद की शादी नहीं हो रही है तो उसे घर में बिठा कर रखो। माँ, मैंने पायल की शादी के लिए 10,000 दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बोलिए। बस भैया, बहुत हो गया। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन आपका जमीर मर चुका है। माँ, चलो यहां से। जिस बेटे के दिल में माँ के लिए ममता और बहन के लिए प्यार न हो, उसके टुकड़ों पर हमारी पायल की डोली नहीं उठेगी। मोहन रोती हुई निर्मला को सहारा देकर बंगले से बाहर ले जाता है। युवराज बेरुखी से मुंह फेरकर अंदर चला जाता है। युवराज और निर्मला दोनों घर आ गए थे। घर में पायल बर्तन मांज रही थी और राधिका कपड़ों में तय लगा रही थी। निर्मला रोते रोते अपने पुराने खाट पर धड़ाम से जाकर बैठ जाती है। माँ, क्या हुआ माँ? बड़े भैया ने क्या कहा? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा बड़ा बेटा तो पैसों के नशे में अंधा हो चुका है। उसने हमें भिखारी कहकर घर से निकाल दिया। पायल, उसने हमें पहचानने से ही मना कर दिया। मेरी वजह से आप दोनों को इतना जलील होना पड़ा। मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल देती हूँ। मैं उम्र भर इसी झोपड़ी में रहकर आपकी सेवा करूंगी, पर अपनी डोली उठाने के लिए अपने परिवार को दूसरों के आगे हाथ फैलाते नहीं देख सकती। पता नहीं मेरे युवराज को क्या हो गया है। वो तो ऐसा नहीं था, वो इतना कैसे बदल गया। पायल, जब तक तेरा ये गरीब भाई जिंदा है, तेरी डोली जरूर उठेगी। तेरे उस अमीर भाई के बिना भी तेरी शादी होगी, और पूरे गांव में सबसे धूमधाम से होगी। मोहन की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। राधिका मोहन और निर्मला को खाना देती है। सभी खाना खाकर सोते हैं। अगले दिन मोहन गांव के क्रूर साहूकार के पास जाता है। साहूकार हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मोहन उसके सामने पुश्तैनी जमीन के कागजात रखता है। सेठ जी, ये मेरे पिताजी की 5 बीघा पुश्तैनी जमीन के कागज हैं। हमारी जिंदगी में बस यही एक सहारा है। मुझे इसके बदले 10 लाख रुपए कर्ज चाहिए। मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। जमीन तो खरी है मोहन, लेकिन ब्याज दर बहुत भारी होगी। हर महीने को पहली तारीख को ब्याज की पाई चुकानी होगी। अगर एक भी किश्त टूटी तो ये जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बोल, मंजूर है? मुझे सब मंजूर है सेठ जी, बस मेरी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ले पैसे और कर दे धूमधाम से अपनी बहन की शादी। साहूकार से पैसे लेकर मोहन पायल की शादी धूमधाम से करवाता है। मोहन हर रस्म में हंसता हुआ नजर आता है। वो बारात का स्वागत करता है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे 10 लाख के भारी कर्ज का पहाड़ साफ दिख रहा होता है। पायल रोते हुए विदा लेती है। पायल की शादी के बाद मोहन के घर के हालात काफी खराब हो गए थे। मोहन शाहूकार के कर्ज के पैसे चुकाने के लिए ज्यादा काम करने लगा था। एक दिन की बात है, मोहन के घर पर। बेटा, तू कितना काम करेगा? अपने शरीर को थोड़ा आराम दे। माँ, मेरा काम करना जरूरी है। एक बार मैं साहूकार के पैसे चुका दूं, तब तो आराम ही आराम है। अच्छा, मुझे कारखाना जाना है, मैं चलता हूँ। मैंने खाना बना दिया है जी, आप टिफिन लेकर चले जाइए। मोहन टिफिन लेकर कारखाना चला जाता है।
कारखाने में आग के भट्टी के सामने काम कर रहा था। उसके चारों तरफ आग की लपटें और पिघलता हुआ लोहा था। मोहन भारी हथौड़े से तपते लोहे पर लगातार वार कर रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा था। हाथों की हथेलियों में गहरे लाल छाले पड़ चुके थे और कहीं कहीं से खून रिस रहा था। वहीं युवराज बिना किसी चिंता के एसी वाले ऑफिस में बैठकर अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन बना रहा था। रोहन, ध्यान से सुनो, यह प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, तुम एक बार इसे देख लो। युवराज रोहन के साथ काम कर रहा था। तभी एक चपरासी जूस लेकर उसके पास आता है। युवराज जूस पीकर आराम से अपना काम जारी रखता है। काम खत्म करने के बाद अमीर भाई युवराज अपने चमचमाती गाड़ी में घर आता है तो वहीं गरीब मोहन अपने हाथ में कपड़ा बांधकर साइकिल चलाते हुए घर जाता है। अरे हाथ तो बड़ा दुख रहा है। भूख भी लगी है, पता नहीं राधिका ने कुछ बनाया होगा कि नहीं। ये सब सोचते सोचते मोहन घर पहुंचता है। अरे राधिका, कुछ खाने को है क्या? बड़ी भूख लगी है, खाना दे दो। घर में राशन के नाम पर कुछ नहीं था। जो थोड़ी बहुत दाल और चावल बचे थे, राधिका उसी से पानी वाली खिचड़ी बनाकर लाती है और खिचड़ी का कटोरा मोहन के सामने रखती है। आप सुबह से भूखे पेट खट रहे हैं, ये थोड़ी सी खिचड़ी है, आप खा लीजिए। आप लोग भी खाओ साथ में। आप लोगों ने कुछ खाया या नहीं? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है जी। माँ जी और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप इतनी मेहनत करके लौटे हैं, इसीलिए खाना आप खा लीजिए। अब यही खिचड़ी है हमारे पास, तो हम लोग मिल बांट कर खाएंगे। राधिका, तुम भी खिचड़ी खाओ। माँ उठो, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया, 2 और खा लो। मोहन बेटा, तेरे हाथों का ये हाल है, मुझसे ये देखा नहीं जाता। तू खा ले, मेरा पेट तो वैसे ही भर गया। माँ, जब तू खा लेगी तो मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। ये छाले तो मेरी मेहनत के हैं। राधिका थोड़ा सा हल्दी का लेप लगा देगी तो सब ठीक हो जाएगा। मोहन के घर में सभी थोड़ा बहुत खाना मिल बांट कर खा रहे थे। वहीं युवराज के घर में युवराज, रिद्धि, रोहन, काव्या और ललिता डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। टेबल पर रखा आधे से ज्यादा खाना झूठा और बर्बाद पड़ा था। छी, आज की बिरयानी में बिल्कुल दम नहीं है। मेरा मूड खराब हो गया। रमेश, ये सारा खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। हमारे घर में कोई बेस्वाद खाना नहीं खाता। कल नया शेफ ढूंढो। रमेश, शेफ को बोल देना मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और सुना ना तुमने, ये सारा खाना कचरे के डिब्बे में फेंक दो या कुत्तों को खिला दो। एक तरफ अमीर भाई के घर ढेर सारा महंगा खाना कचरे में फेंका जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गरीब भाई के घर पूरा परिवार एक कटोरी खिचड़ी के लिए तरस रहा था। लेकिन फिर भी मोहन दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। वहीं युवराज पैसों के नशे में चूर होकर क्लब में अपनी पत्नी के परिवार के साथ खूब अय्याशी करता है। Cheers to the new business empire। आज की रात जितनी महंगी शराब खोलनी है खोलो, पैसा पानी की तरह बहेगा। अरे वाह जीजा जी, आपकी जैसी रईसी पूरे शहर में किसी की नहीं है। वो गांव वाले भिखारी 10 लाख मांग रहे थे, यहाँ तो आप एक रात की पार्टी में 5 लाख पड़ा देते हैं। अरे रोहन, उन गवारों का नाम लेकर पार्टी का मूड मत खराब करो। युवराज, कल रात का होटल का बिल 8 लाख का आया था। मैंने आपके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर दिया है। स्वाइप करो डार्लिंग, जो खरीदना है खरीदो। युवराज सिंघानिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जी जाजी, कल हमें वो 50 लाख की डायमंड रिंग भी देखनी है। सब मिलेगा, जो तुम लोग चाहोगे वो मिलेगा। युवराज सिगरेट सुलगाता है और शराब का एक और बड़ा घूंट भरता है। उसके चेहरे पर सिर्फ अंधा घमंड और अहंकार नाच रहा था। युवराज जिस होटल के क्लब में पार्टी कर रहा था, उसी होटल के केटरिंग डिपार्टमेंट में मोहन साहूकार का ब्याज चुकाने के लिए दिहाड़ी पर बर्तन मांजने और खाने की ट्रे उठाने का काम कर रहा था। उसके कपड़े मैले हैं और माथे पर पसीना बह रहा है। ओए बेटा, यहाँ स्नैक्स खत्म हो गया, लेकर आओ। जी साहब, अभी सारे स्नैक्स टेबल पर लगा देता हूँ। तभी युवराज हाथ में वाइन का गिलास लिए रिद्धि और बड़े बिजनेसमैन के साथ हंसते हुए उसी रास्ते से गुजरता है। हड़बड़ाहट में मोहन का पैर थोड़ा फिसलता है और वो पानी का एक छींटा युवराज के महंगे जूतों पर गिर जाता है। युवराज झटके से पीछे हटता है। मोहन का चेहरा देखकर उसकी आंखें गुस्से से फैल जाती हैं। What the hell? तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया, मैं यहाँ केटरिंग के काम कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी इतनी बड़ी अवार्ड नाइट में तू यहाँ वेटर बनकर मेरी नाक कटवाने आ गया। जानबूझकर तू यहाँ मेरा तमाशा बनाने आया है ना? युवराज, ये सड़क छाप आदमी आपका भाई है। अगर मीडिया को पता चल गया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसे तुरंत यहाँ से बाहर फेंकवाइए। भैया, मैं अपनी मेहनत की मजदूरी कर रहा हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ। प्लीज मुझे सबके सामने जलील मत कीजिए। युवराज क्रूरता की हद पार करते हुए यह है तेरी मजदूरी। होटल मैनेजर? होटल मैनेजर दौड़ता हुआ आता है। यस मिस्टर सिंघानिया, क्या हुआ सर?
इस घटिया लेबर को इसी वक्त नौकरी से निकालो और इसका केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। अगर ये 2 मिनट के अंदर इस होटल से बाहर नहीं गया तो मैं इस पूरे इवेंट को कैंसिल करवा दूंगा। चलो बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई पैसा नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। मोहन भरी महफिल में वाइन से भीगा हुआ अपमान के आंसू पीते हुए सिर झुकाकर चुपचाप बाहर निकल जाता है। युवराज घमंड से अपनी टाई ठीक करता है और वापस पार्टी में हंसने लगता है। मोहन उदास होकर घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? निर्मला उठने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी सांसें उखड़ रही थी। गांव का डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलता है। मोहन, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है और शरीर में खून बहुत कम हो गया है। अगर तुरंत बड़े शहर के अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो ये आज की रात भी नहीं निकाल पाएंगी। मोहन बेटा, मेरी सासें मेरा साथ छोड़ रही हैं। मरने से पहले बस एक बार अपने बड़े बेटे युवराज को देखना चाहती हूँ, उसे बुला ले बेटा। हाँ, तो हिम्मत मत हार, मैं अभी जाकर भैया को लेकर आता हूँ। मोहन बदहवास हालत में दौड़ता हुआ बंगला के शीशे वाले मेन गेट पर पहुंचता है। गार्ड्स उसे पहचान लेते हैं और रोकते हैं। भैया, माँ गांव में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बस 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलिए। युवराज अपनी बंगले से बाहर निकलता है। अरे नाटक बंद कर छोटे, हर महीने कोई नया बहाना बनाकर मेरे पास आ जाता है। मुझे अपनी बिजनेस मीटिंग में जाना है, मेरे पास इन फिजूल की चीजों के लिए कोई एक सेकंड का वक्त नहीं है। भैया, वो आपकी सगी माँ है, भगवान के लिए पत्थर मत बनिए। गार्ड्स, इसे कचरे को उठाकर सड़क पर फेंको और आइंदा ये यहाँ दिखे तो इसके हाथ पैर तोड़ देना। गार्ड्स मोहन को बेरहमी से पीटते और घसीटते हुए सड़क पर फेंक देते हैं। मोहन खून के आंसू रोता हुआ वापस गांव लौटता है। वो किसी तरह पड़ोसियों से हाथ जोड़कर मां का देसी इलाज करवाता है। इलाज की वजह से निर्मला की तबीयत काफी ठीक हो गई थी। ऐसे दिन गुजरते हैं। देखते ही देखते रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। युवराज के कमरे में आज तो रक्षाबंधन है। आज आपकी बहन आपको राखी बांधने आएगी ताकि आपसे पैसे झींट सके। मुझे पता है पायल जरूर शहर आएगी। अब मेरे पास इतना पैसा है, वो मुझसे पैसे ऐंठने का मौका कैसे छोड़ सकती है? वैसे भी उस गरीब मोहन के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। युवराज और रिद्धि मोहन की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए आपस में बात कर रहे थे। वहीं पायल अपने ससुराल से सबसे पहले गांव जाती है और मोहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भैया, भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाए। मोहन अलमारी से सूती की साड़ी निकालता है और पायल के हाथों में रख देता है। बहना, कर्ज के बोझ तले दबा ये गरीब भाई तेरे लिए कोई सोने का कंगन नहीं ला सका। बस ये छोटी सी सूती साड़ी लाया हूँ। अपने इस लाचार भाई को माफ कर देना। पायल उस सूती की साड़ी को सीने से लगा लेती है। भैया, मेरे लिए ये सूती साड़ी करोड़ों के गहनों से अनमोल है। अपने गरीब भाई मोहन को राखी बांधने के बाद पायल हिम्मत जुटाकर शहर युवराज के बंगले पर पहुंचती है। पायल हाथ में राखी और दिया लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। युवराज उसे देखकर जहरीली मुस्कान देता है। आ गई आखिरकार। मुझे पता था रक्षाबंधन के दिन पैसे मांगने जरूर आएगी। बोल कितने हजार चाहिए? भैया, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ। आप तो अपना फर्ज भूल गए हैं, लेकिन मुझे अपने बहन होने का फर्ज याद है। मैं वही निभाने आई हूँ। झूठ मत बोल। अगर इतना ही प्यार था तो गांव में पहले उस भिखारी मोहन को राखी क्यों बांधी? पहले मेरे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि मोहन भैया ने जिंदगी भर अपने भाई होने का वो फर्ज निभाया है जो आपने कभी नहीं निभाया। आपने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था। दफा हो जाए यहाँ से। मुझे तुझसे कोई राखी नहीं बंधवानी। निकल मेरे घर से। पायल रोती हुई अपनी गिरी हुई राखी उठाकर वहां से चली जाती है। युवराज अपने बार रूम में अकेले बैठकर पागलों की तरह शराब की बोतलें खाली कर रहा था। अचानक उसके पेट और कमर में जानलेवा दर्द उठता है। वो मुंह के बल फर्श पर गिरता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। वो तड़पने लगता है। आ युवराज की आवाज सुनकर रिद्धि और उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर युवराज को चेक करता है। मरीज की हालत बेहद नाजुक है। अत्यधिक शराब और स्ट्रेस की वजह से इनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। आर्गन फेल्योर का खतरा है। अगर अगले 24 घंटे में किसी ने अपनी किडनी डोनेट नहीं की तो युवराज जी को बचाना नामुमकिन होगा। डॉक्टर की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रिद्धि, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर से कहो तुम्हारी किडनी टेस्ट करें। युवराज, आप होश में तो हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में आपका बच्चा है। मैं अपनी जान खतरे में डालकर आपको किडनी नहीं दे सकती। रोहन भाई, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया, करोड़ों के फ्लैट और महंगी गाड़ियां दी। तुम अपनी एक किडनी मुझे दे दो, मेरी जान बचा लो भाई। अरे जी चाची, मेरी तो पप्पी पूरी जिंदगी पड़ी है, शादी भी नहीं हुई। मैं अपनी एक किडनी देकर जिंदगी भर बीमार और अपाहिज नहीं घूम सकता। हाँ जीजा जी, हम अपनी लाइफ दांव पर नहीं लगा सकते।
दामाद जी, मैं तो अब बूढ़ी बहुत हो चुकी हूँ, मेरी किडनी आपके किस काम आएगी? ऐसे तो बहुत है आपके पास, बाहर से कोई डोनर खरीद लीजिए ना। युवराज की आंखों के सामने अपने झूठे परिवार की हकीकत आ जाती है। वो अपने माँ भाई बहन को याद करने लगता है। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा गांव का एक आदमी ये सब देख लेता है और तुरंत गांव में मोहन को फोन लगाता है। युवराज की हालत सुनकर मोहन जल्दी से जल्दी शहर के हॉस्पिटल आता है। उसके पीछे निर्मला और राधिका भी बदहवास हालत में दौड़ती हुई आती हैं। डॉक्टर साहब, मेरा टेस्ट कीजिए। अगर मैं अपने भाई के काम आ सकता हूँ तो मेरी किडनी ले लीजिए। मैंने जिंदगी भर गरीबी देखी, लेकिन मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। जल्दी कीजिए, मरीज के पास बहुत कम समय है। इनका तुरंत ब्लड और टिश्यू मैच टेस्ट करो। मोहन का ब्लड ग्रुप और टिश्यू युवराज से 100% मैच कर जाता है। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जलती है। कई घंटों की जटिल सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। चमत्कार हो गया। छोटे भाई की किडनी ने बड़े भाई को एक नया जीवन दे दिया। दोनों पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। वार्ड में 2 बेड अगल बगल लगे थे। युवराज की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अपने बगल वाली बेड पर देखता है जहां मोहन लेटा हुआ था। मोहन के पेट पर बड़ा चीरा और टांके लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। मोहन, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे भिखारी कहा, अपने घर से धक्के मार कर निकलवाया, माँ का तिरस्कार किया और तूने मुझे अपनी जिंदगी दे दी। भैया, दौलत के नशे में आप रास्ता भटक गए थे भैया, लेकिन आपका ये छोटा भाई कभी नहीं भूला कि हमारी रगों में एक ही माँ का दूध और एक ही बाप का खून दौड़ रहा है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं पैसों के घमंड में अंधा और राक्षस बन गया था। मैं आप लोगों से गुस्सा था क्योंकि आप लोगों ने मुझे बुआ के साथ भेज दिया, जबकि मुझे आप लोगों के साथ रहना था। बेटा, हमने तो तेरी भलाई के लिए तुझे अपने से दूर किया था। हम तो यही चाहते थे कि तू आराम से रहे। भैया, पायल के हाथ में वही थाली और रेशमी राखी थी। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया, ये रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं है, ये भाई बहन के अटूट प्यार की ढाल है। युवराज को उसके माँ और भाई बहन ने माफ कर दिया था। सब खुश थे। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है। कंपनी का हेड अकाउंटेंट और 2 पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते हैं। उनके पीछे रिद्धि, रोहन और ललिता चेहरे पर हवाइयां उड़ते हुए खड़े थे। सर, आपने जो अपने साले रोहन और सास ललिता के खातों की जांच का आदेश दिया था, उसकी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। इन दोनों ने मिलकर पिछले 2 सालों में कंपनी के फर्जी बिल बनाकर 20 करोड़ रुपए का गबन किया है। और जब आप आईसीयू में तड़प रहे थे, तभी आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के फर्जी वसीयतनामे पर आपके अंगूठे के निशान लेने की साजिश रच रहे थे। गद्दारों, मैंने तुम लोगों को सिर पर बिठाया, अपनी दौलत लुटाई और तुम लोग मेरी ही मौत का इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों जालसाजों को इसी वक्त गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालिए। पुलिस रोहन, काव्या और ललिता को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए बाहर ले जाती है। युवराज, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लालची मायके वालों ने मेरे दिमाग में जहर भर दिया था। मुझे अब पैसों का कोई गुरूर नहीं रहा। मुझे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत परिवार और सच्चे रिश्ते होते। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। बहू, तू हमारे घर की इज्जत है, जो बीत गया उसे भूल जा। मोहन, आज ही साहूकार का सारा कर्ज चुकाकर हमारी पुश्तैनी जमीन छुड़वा लूंगा। अब कोई गांव में तंगहाली में नहीं रहेगा। अब से हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। युवराज की बात सुनकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाता है। खून का रिश्ता ऐसा ही होता है। अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता।